नमस्कार। आज हम पृथ्वी को एक विशाल जीवित जीव की तरह देखने वाले हैं। हाँ, एक ऐसा जीव जिसके अपने अलग अलग अंग हैं, अपनी एक प्रणाली है। बिल्कुल। कैसे एक छोटा सा बैक्टीरिया, एक विशाल जंगल और पूरा ग्रह सब एक ही शरीर के हिस्सों की तरह काम करते हैं। आज इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर हम जीवन के इस ताने बाने को परत दर परत खोलेंगे, सबसे छोटी कोशिका से लेकर बिल्कुल। पूरे शरीर तक। हम्म, चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। आज की चर्चा का लक्ष्य यही समझना है कि जीवन कैसे संगठित है। अगर पृथ्वी एक जीव है, तो इसके अंग क्या हैं? इसे ऊर्जा कहाँ से मिलती है? और ये जो भारी भरकम शब्द हम सुनते हैं, जैसे पारिस्थितिकी तंत्र, निकेत और बायोम, हाँ, ये इस बड़ी कहानी में कहाँ फिट होते हैं? हम सबसे बुनियादी जैविक घटकों से शुरू करेंगे और धीरे धीरे पूरे जीवमंडल का एक नजरिया बनाएंगे, ताकि ये साफ हो सके कि हर चीज अपनी जगह पर क्यों और कैसे जरूरी है। तो किसी भी जीव की तरह शुरुआत ऊर्जा से होती है। कौन ऊर्जा बनाता है और कौन उसे इस्तेमाल करता है? मुझे लगता है यहीं से हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक यानी बायोटिक कंपोनेंट्स की कहानी शुरू होती है। एकदम सही। सबसे पहले आते हैं वो जो ऊर्जा बनाते हैं, यानी प्राथमिक उत्पादक या प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। इन्हें ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं ना? हाँ, विज्ञान की भाषा में ऑटोट्रॉफ्स, जिसका मतलब है जो अपना भोजन खुद बनाए। जैसा कि हमारे स्रोत में साफ लिखा है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर बेसिकली ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन बैक्टीरिया एंड एल्गी। तो मूल रूप से हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया और शैवाल। बिल्कुल। ये सूरज की रोशनी को एक तरह से जादू की तरह भोजन में बदल देते हैं। मतलब ये पूरे इकोसिस्टम के शेफ हैं। प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के जरिए। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। ये सूरज की रोशनी हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन से पानी लेकर अपने लिए कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, जो असल में ऊर्जा है। इसीलिए ये पूरी खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन की नींव है। इनके बिना तो जीवन संभव ही नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। जमीन पर ये पेड़ पौधे हैं और पानी के अंदर छोटे छोटे शैवाल। ठीक है, तो अगर ये शेफ है तो फिर हम सब ग्राहक हुए, यानी उपभोक्ता या कंज्यूमर्स। हाँ, कह सकते हैं। हम सब उपभोक्ता हैं। स्रोत में इन्हें हेटेरोट्रॉफ्स कहा गया है। स्रोत के अनुसार दे डिपेंड ऑन ऑर्गेनिक फूड डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स और बोथ। अच्छा, तो हम पौधों, जानवरों या दोनों से मिलने वाले ऑर्गेनिक भोजन पर निर्भर हैं। हाँ, क्योंकि हम अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। और इन उपभोक्ताओं में भी दो मुख्य कैटेगरी हैं। एक जिन्हें हम देख सकते हैं यानी मैक्रो उपभोक्ता, और दूसरे वो जो अदृश्य रहकर बहुत बड़ा काम करते हैं, माइक्रो उपभोक्ता। चलिए पहले मैक्रो उपभोक्ताओं की बात करते हैं। मुझे लगता है इसमें वही श्रेणियां हैं जो हमने स्कूल में पढ़ी थी, जैसे शाकाहारी, मांसाहारी। वही है, लेकिन अब हम उनके रोल को समझेंगे। सबसे पहले शाकाहारी, जिन्हें हर्बीवोर्स कहते हैं, जैसे गाय या खरगोश। ये प्राथमिक उपभोक्ता हैं। क्योंकि ये सीधे उत्पादकों मतलब पौधों से ऊर्जा लेते हैं। बिल्कुल। फिर आते हैं माध्यमिक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जैसे भेड़िया, जो इन शाकाहारियों को खाकर ऊर्जा हासिल करते हैं। और ये सिलसिला और भी ऊपर जाता है। स्रोत में तृतीयक उपभोक्ताओं यानी टर्शरी कंज्यूमर्स का भी जिक्र है, जैसे शेर, जो भेड़ियों जैसे माध्यमिक उपभोक्ताओं का भी शिकार कर सकते हैं। हाँ, ये दिखाता है कि फूड चेन जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। और हम इंसान कहाँ फिट होते हैं? हम सर्वाहारी यानी ओमनिवोर्स की श्रेणी में हैं, जो पौधे और जानवर दोनों से ऊर्जा लेते हैं। बंदर भी इसी श्रेणी में आते हैं। हम इस ऊर्जा के खेल में बहुत फ्लेक्सिबल हैं। लेकिन एक श्रेणी और है जिसके बारे में हम बहुत कम बात करते हैं, माइक्रो उपभोक्ता। ये कौन है और ये इतने जरूरी क्यों हैं? ये प्रकृति के असली हीरो हैं। इन्हें अपघटक या डिकम्पोजर्स भी कहते हैं। स्रोत में बताया गया है कि ये बैक्टीरिया और कवक होते हैं जो मृत जैविक पदार्थों को विघटित करके ऊर्जा और पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। मृत जैविक पदार्थ यानी जब कोई पौधा या जानवर मर जाता है? हाँ, जब कोई मर जाता है तो ये उसे विघटित करते हैं। ये सिर्फ सफाई नहीं कर रहे होते, बल्कि वे मृत शरीर में बंद पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में छोड़ देते हैं। अच्छा, तो इनके बना हम कचरे और मरे हुए जीवों के ढेर में दबे होते। ये तो प्रकृति की अल्टीमेट रिसाइकलिंग प्लांट है। बिल्कुल सही शब्द। इसी प्रक्रिया को पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण या न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग कहते हैं। इसी वजह से मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है और पौधे फिर से उग पाते हैं। स्रोत में केंचुओं का भी जिक्र है। हाँ, केंचुए और दूसरे मिट्टी के जीव, जिन्हें डिट्राइटोवोर्स कहते हैं, भी इसी रिसाइकलिंग टीम का हिस्सा हैं। तो देखिए, ऊर्जा का प्रवाह एक सीधी रेखा में होता है। सूरज
से पौधे, पौधे से जानवर, लेकिन पोषक तत्व हमेशा एक चक्र में घूमते रहते हैं। तो ये थे हमारे जीव के सेल्स या कोशिकाएं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अब अगर हम जूम आउट करें तो ये सब मिलके क्या बनाते हैं? यहीं पर पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट आता है ना? हाँ, इकोसिस्टम को आप उस जीव का अंग या ऑर्गन समझ सकते हैं। जैसे जंगल एक इकोसिस्टम है, तालाब एक इकोसिस्टम है, रेगिस्तान भी एक इकोसिस्टम है। और स्रोत इन्हें 2 मुख्य भागों में बांटता है। सही। पहला है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र या नेचुरल इकोसिस्टम, जिसे फिर 2 हिस्सों में बांटा गया है। स्थलीय यानी टेरेस्ट्रियल, जिसमें जंगल, घास के मैदान और रेगिस्तान आते हैं। और दूसरा है जलीय यानी एक्वाटिक, जिसमें मीठे पानी, खारे पानी और समुद्री पानी के इकोसिस्टम शामिल हैं। और इन इकोसिस्टम की एक बहुत ही कमाल की खासियत है होमियोस्टेसिस। ये शब्द सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर इसका मतलब बहुत सरल है। ये कुछ हमारे शरीर के तापमान जैसा है। चाहे बाहर कितनी भी गर्मी हो या सर्दी, हमारा शरीर अंदर से एक तय तापमान पर बने रहने की पूरी कोशिश करता है। अच्छा, एक तरह का सेल्फ बैलेंस। बिल्कुल। इकोसिस्टम का होमियोस्टेसिस भी ऐसा ही एक ऑटो बैलेंस सिस्टम है। वो बाहरी बदलावों के बावजूद खुद को स्थिर और संतुलित रखने की कोशिश करता है। स्रोत के शब्दों में, दिस कैपेसिटी ऑफ इकोसिस्टम ऑफ सेल्फ रेगुलेशन इज नोन एज होमियोस्टेसिस। मतलब पारिस्थितिकी तंत्र की खुद को नियंत्रित करने की क्षमता। और ये संतुलित सिस्टम हमें सिर्फ देखने में ही अच्छे नहीं लगते, बल्कि ये हमारी पूरी सभ्यता को चलाते हैं। स्रोत में दी गई वस्तु और सेवाओं की लिस्ट तो चौंकाने वाली है। लिस्ट से ज्यादा इसे ऐसे देखना चाहिए कि हमारा इकोसिस्टम एक तरह से हमारी लाइफ सपोर्ट मशीन है। ये हमें सीधे तौर पर चीजें देता है, जैसे भोजन, ईंधन और फाइबर। निर्माण सामग्री भी। हाँ, ये हमारी प्रोविजनिंग सर्विसेज है। फिर ये हमारे पर्यावरण को नियंत्रित करता है। हवा और पानी का शुद्धिकरण, कचरे का अपघटन, पृथ्वी के जलवायु का स्थिरीकरण भी इसी में आता है। बिल्कुल। और बाढ़, सूखे और चरम मौसम से बचाना भी, ये रेगुलेटिंग सर्विसेज हैं। और तीसरा और सबसे बुनियादी है सपोर्टिंग सर्विसेज। ये वो काम है जो पर्दे के पीछे चलते हैं, जैसे पोषक चक्रण, जिसके बारे में हमने बात की, मिट्टी की उर्वरता का नवीनीकरण, परागण, कीट नियंत्रण, ये सब इसमें शामिल है। हाँ, और इनके बिना पहली 2 सेवाएं संभव ही नहीं है। और इन सब के ऊपर हैं सांस्कृतिक और सौंदर्य संबंधी लाभ, वो शांति और प्रेरणा जो हमें प्रकृति से मिलती है। तो हमने देखा कि इकोसिस्टम के अंदर चीजें कैसे काम करती हैं, लेकिन दुनिया में इकोसिस्टम अलग थलग तो नहीं होते। जंगल कहाँ खत्म होता है और घास का मैदान कहाँ से शुरू होता है? 2 or more diverse ecosystems। जोन ऑफ जंक्शन यानी 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग इकोसिस्टम के बीच का मिलन क्षेत्र, जैसे मैंग्रोव या मोहाना। बिल्कुल, ये एक तरह की बॉर्डर हुई। ये संकीर्ण भी हो सकती है और बहुत चौड़ी भी। और स्रोत कहता है कि इसे तनाव का क्षेत्र या जोन ऑफ टेंशन भी कहते हैं। तनाव का क्षेत्र, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ दोनों तरफ के हालात मिलते हैं। न पूरी तरह जंगल, न पूरी तरह घास का मैदान। यहाँ की स्थितियां बीच की होती हैं, लेकिन यही तनाव इसे खास बनाता है। कैसे? अक्सर इन बॉर्डर वाले इलाकों में जीवन की विविधता और घनत्व, मतलब प्रजातियों की संख्या, दोनों तरफ के इकोसिस्टम से भी ज्यादा होती है। अच्छा, हाँ, इसी को एज इफेक्ट कहते हैं। और यहाँ पाई जाने वाली प्रजातियों को एज स्पीशीज कहा जाता है। मैंने एक बार मैंग्रोव फॉरेस्ट देखा था, जो एक परफेक्ट इकोटोन है। एक तरफ नदी का मीठा पानी, दूसरी तरफ समुद्र का खारा पानी। और वहाँ जीवन की विविधता बहुत ज्यादा होगी। अविश्वसनीय। केकड़ों, मछलियों और पक्षियों की जो वैरायटी थी, वो मैंने कहीं और नहीं देखी। वो एज इफेक्ट का जीता जागता सबूत था। कमाल है। यानी प्रकृति में बॉर्डर पर ज्यादा एक्शन होता है। अब एक और शब्द पर आते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, निकेत यानी नीश। हाँ, ये भी बहुत दिलचस्प है। स्रोत में एक बहुत अच्छी तुलना की गई है कि अगर आवास यानी हैबिटाट किसी प्रजाति का पता है, तो निकेत उसका पेशा है। ये इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है। स्रोत में परिभाषा दी गई है, अ नीश इज द यूनिक फंक्शनल रोल और प्लेस ऑफ ए स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम। मतलब किसी इकोसिस्टम में एक प्रजाति की अनोखी कार्यात्मक भूमिका या जगह। बिल्कुल। निकेत का मतलब है कि कोई प्रजाति इकोसिस्टम में क्या काम करती है, क्या खाती है, किसके साथ मुकाबला करती है और उसे जिंदा रहने के लिए किन स्थितियों की जरूरत है। ये उसका पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन है। 1 मिनट, अगर हर प्रजाति का पेशा इतना अनोखा है,
तो इसका मतलब है कि दो प्रजातियों का पेशा एक जैसा नहीं हो सकता? बिल्कुल। प्रकृति का एक बड़ा नियम है कि एक ही इकोसिस्टम में दो प्रजातियों का निकेत यानी पेशा ठीक एक जैसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो उनमें से एक को हटना ही पड़ेगा। यही वजह है कि किसी प्रजाति के संरक्षण के लिए ये इतना जरूरी है। हाँ, किसी प्रजाति को बचाने के लिए सिर्फ उसका घर यानी हैबिटेट बचाना काफी नहीं, उसका पेशा यानी निकेत भी सुरक्षित रखना जरूरी है। स्रोत में निकेत के 4 प्रकार भी बताए गए हैं। पहला है आवास निकेत, मतलब वो कहाँ रहता है। दूसरा है खाद्य निकेत, वो क्या खाता है और किसके साथ प्रतिस्पर्धा करता है। तीसरा प्रजनन निकेत, वो कैसे और कब प्रजनन करता है। और चौथा भौतिक और रासायनिक निकेत, मतलब तापमान, आर्द्रता, भूमि का आकार, ये सारी जरूरतें। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार ने कुछ योजनाएं भी शुरू की हैं, जैसे नगर वन उद्यान योजना। हाँ, जिसका लक्ष्य है हर शहर में कम से कम 25 हेक्टेयर का एक सिटी फॉरेस्ट बनाना। और दूसरी है स्कूल नर्सरी योजना, जो छात्रों का प्रकृति के साथ एक स्थायी बंधन बनाने का काम करती है। ये दोनों ही योजनाएं शहरी वातावरण में लोगों को उनके स्थानीय इकोसिस्टम और निकेत की अहमियत समझाने की बेहतरीन कोशिशें हैं। तो हमने सेल्स यानी जैविक घटक और ऑर्गेनिजम्स यानी इकोसिस्टम की बात कर ली। अब हमारे जीवित ग्रह के बड़े सिस्टम्स की बात करते हैं। मेरा मतलब बायोम से है। सही। अगर हम पृथ्वी के जमीनी हिस्से को देखें तो स्रोत कहता है द टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर इज डिविजिबल इनटू इनॉर्मस रीजन्स कॉल्ड बायोम्स। मतलब जीव मंडल का स्थलीय भाग विशाल क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, जिन्हें बायोम कहते हैं। इन्हें जलवायु, खासकर तापमान और बारिश के आधार पर पहचाना जाता है। हर बायोम की अपनी खास तरह की वनस्पति, जीव जंतु और मिट्टी होती है। चलिए दुनिया के कुछ प्रमुख बायोम्स की एक छोटी सी सैर करते हैं। स्रोत में एक पूरी लिस्ट है। शुरुआत करते हैं टुंड्रा से। टुंड्रा यानी ध्रुवीय इलाके। यहाँ कड़ाके की ठंड की वजह से पेड़ नहीं उगते, सिर्फ काई, लाइकेन जैसी छोटी वनस्पतियां होती हैं। रेंडियर और आर्कटिक लोमड़ी जैसे जानवर यहाँ रहते हैं। टुंड्रा से थोड़ा गर्म इलाकों में आए तो हमें टैगा मिलता है। टैगा को बोरियल फॉरेस्ट भी कहते हैं। ये उत्तरी यूरोप, एशिया और अमेरिका में फैले शंकुधारी पेड़ों के विशाल जंगल हैं। यहाँ भेड़िए, भालू और साइबेरियाई बाघ जैसे जानवर मिलेंगे। फिर आते हैं समशीतोष्ण पर्णपाती वन, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। हाँ, जहाँ चौड़ी पत्ती वाले पेड़ होते हैं जो पतझड़ में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, जैसे ओक और मेपल। ये इलाके खेती के लिए दुनिया में सबसे उपजाऊ माने जाते हैं। और अब बात करते हैं पृथ्वी के फेफड़ों की। उष्णकटिबंधीय वर्षावन यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये भूमध्य रेखा के पास हैं, जहाँ गर्मी और बारिश दोनों भरपूर होती हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये जंगल धरती का सिर्फ 7% हिस्सा हैं। सिर्फ 7%? हाँ, लेकिन दुनिया की लगभग 40% पौधे और पशु प्रजातियां यहीं रहती हैं। ये प्रकृति का सबसे घना मेगासिटी है। वाह। फिर आते हैं अफ्रीका के मशहूर सवाना, जो असल में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं, जिनमें कहीं कहीं पेड़ होते हैं। ज़ेब्रा, जिराफ, शेर और हाथी यहीं पाए जाते हैं। इसी तरह के घास के मैदान समशीतोष्ण इलाकों में भी होते हैं, जिन्हें ग्रासलैंड कहते हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका के प्रेरी। यहाँ बाइसन जैसे जानवर रहते हैं। और आखिर में रेगिस्तान यानी डेजर्ट, जहाँ बारिश 9 के बराबर होती है और तापमान बहुत ज्यादा। यहाँ कैक्टस जैसे पौधे और ज्यादातर रेंगने वाले जीव मिलते हैं। ये तो जमीन की बात हुई। पानी की दुनिया का क्या उन्हें भी बायोम कहते हैं? नहीं, आमतौर पर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को बायोम नहीं कहा जाता। उनका वर्गीकरण तापमान या बारिश पर नहीं, बल्कि पानी में नमक की मात्रा यानी लवणता, पोषक तत्वों और सूरज की रोशनी की गहराई पर होता है। तो इसमें कौन-कौन से इकोसिस्टम आते हैं? इसमें मुख्य रूप से 3 हैं। मीठे पानी का, जिसमें लॉटिक यानी बहता हुआ पानी जैसे नदियां, और लेंटिक यानी स्थिर पानी जैसे तालाब और झीलें आती हैं। और दूसरा समुद्री होगा? हाँ, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, जो पृथ्वी के सतह का लगभग 3/4 हिस्सा है। और तीसरा है एस्चुअरी, जहाँ मीठा और खारा पानी मिलता है और जो बहुत ही ज्यादा उत्पादक होते हैं। तो अब हम अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। सेल्स से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, और अब पूरा शरीर यानी जीव मंडल, द बायोस्फीयर। जीव मंडल यानी पृथ्वी का वो हिस्सा जहाँ जीवन मौजूद है। स्रोत में एक बहुत ही अच्छा वेन आरेख है,
जो दिखाता है कि यह वायुमंडल यानी हवा, जलमंडल यानी पानी और स्थलमंडल यानी जमीन का वो मिलन बिंदु है जहां जीवन पनपता है। हाँ, ये इन तीनों का एकीकृत और परस्पर क्रिया करने वाला क्षेत्र है। स्रोत में एक बहुत ही मार्मिक उपमा भी दी गई है। उसमें लिखा है, इफ वी विजुअलाइज द अर्थ टू बी द साइज ऑफ एन एप्पल, द बायोस्फीयर वुड बी एज थिक एज इट्स स्किन। अगर हम पृथ्वी को एक सेब माने, तो जीवमंडल उसकी त्वचा जितना ही पतला है। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन की यह परत कितनी नाजुक है। बिल्कुल, और ये पतली सी परत समुद्र की सतह से 200 मीटर नीचे से लेकर पहाड़ों पर 6000 मीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। इस पूरे सिस्टम को ऊर्जा सूरज से मिलती है और पोषक तत्व यहीं हवा, पानी और मिट्टी में रिसाइकिल होते रहते हैं। और इस जीवन के प्रबंधन के लिए स्रोत में एनवाइज यानी एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम का भी उल्लेख है। हाँ, जो 1982 से पर्यावरण संबंधी जानकारी इकट्ठा करने और बांटने के लिए एक केंद्रीय योजना है। तो हमने सूक्ष्म अपघटकों से लेकर पूरे जीव मंडल तक की यात्रा की और देखा कि कैसे हर छोटा बड़ा हिस्सा एक जटिल जीवित प्रणाली में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इस पूरी चर्चा का सार इंटरडिपेंडेंस है, यानी अन्योन्याश्रय और संतुलन। एक प्रजाति के अपने विशेष पेशे से लेकर वैश्विक जलवायु पैटर्न तक, जो बायोम को आकार देते हैं, सब कुछ एक बड़ी एकीकृत प्रणाली का हिस्सा है। और होमियोस्टेसिस। हाँ, होमियोस्टेसिस सिर्फ एक तालाब या जंगल का गुण नहीं है, बल्कि ये पूरे ग्रह का सिद्धांत है। और अब हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार। हमने एज इफेक्ट और एस्चुरी की बात की, जहां दो अलग अलग वातावरण मिलते हैं और जीवन की विविधता बढ़ जाती है। हाँ, जहाँ सीमाएं होती हैं। इस पर सोचें कि प्रकृति में जीवन और रचनात्मकता अक्सर सीमाओं पर यानी बीच की जगहों में क्यों पनपती है, और ये विचार हमारे अपने जीवन या समाज के लिए क्या मायने रख सकता है, जहां हम अक्सर सीमाओं को टकराव की वजह मानते हैं।